गुड आफ्टरनून, राम राम, नमस्कार, जय हिंद। मैं संदीप सिवाज स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आपके अपने बेहतरीन और शानदार लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आप और आपका परिवार एकदम स्वस्थ होगा, तंदुरुस्त होगा। एक बार जितने भी बच्चे आज के सेशन में मेरे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, एक बार फटाफट मेरे को बता दीजिएगा ऑडियो वीडियो एकदम परफेक्ट है, क्लियर है, ओके है। बच्चों सब कुछ परफेक्ट है, ओके है, तो स्टार्ट करते हैं फिर आज का अपना ये सेशन, जहां पर हम पढ़ रहे हैं भारत में कृषि, खेती बाड़ी के बारे में बातें हमने कल शुरू की थी। मैंने बताया था कि ऋतुओं के आधार पर अपने भारत के अंदर मुख्यतः 3 प्रकार की जो फसलें हैं वो किसानों के द्वारा बोई जाती है, जिसमें रबी की फसल हम पढ़ चुके थे। रबी की फसल के जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो मैं आप लोगों को दे चुका था। ठीक है मेरे दोस्त, रबी की फसलों के बाद आप लोगों को याद रखना है दूसरे नंबर पे खरीफ की फसलें। खरीफ फसलें, बच्चों हम बात करें खरीफ फसलों के अंदर तो सबसे पहले तो आपसे पूछा जाएगा कि ये जो फसलें होती हैं ना, इनके बोने का जो टाइम पीरियड होता है वो कौन सा होता है। तो दोस्त बोने का जो समय होगा वो आपको पता होना चाहिए कि जून जुलाई होगा। और जून के अंदर बच्चों मानसून आता है, बिल्कुल आता है। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें, यानी कि जब मानसून आता है उस समय जिन फसलों को बोया जाए वो आपकी सारी की सारी खरीफ की फसलें होती हैं। तो मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें, मानसून आगमन के समय मेरे दोस्त बोए जाने वाली ये फसलें होती हैं। ठीक है बच्चों, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी फसलें होती हैं जिनको बोते समय उच्च तापमान, मतलब टेम्परेचर जो है ना वो हाई होना चाहिए। और जून और जुलाई के महीने में टेम्परेचर बच्चों कम तो होगा नहीं, आपको पता है कि टेम्परेचर ज़्यादा ही होता है जून जुलाई के अंदर। तो ऐसी फसलें जिनको बोते समय उच्च तापमान और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी का मतलब आर्द्रता, और आर्द्रता, मानसून यदि आ रहा है जून जुलाई में तो आर्द्रता भी तो बच्चों मानसून के साथ ही होगी, बारिश से ही तो आर्द्रता बढ़ती है। तो उस तापमान और आर्द्रता की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ऐसी फसलों को हम खरीफ की फसलें बोलेंगे। ठीक है तो सिर्फ स्टेटमेंट चेंज करता जाएगा, आंसर बच्चों खरीफ की फसलें ही रहेगा। तो बोते समय उच्च तापमान, आर्द्रता की आवश्यकता, खरीफ फसलें, मानसून आगमन के समय बोए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें, जून जुलाई के अंदर बोए जाने वाली फसलें खरीफ फसलें। बच्चों आपसे कोई पूछ ले कि इनका जो हार्वेस्टिंग टाइम पीरियड है, काटने का जो समय है, वो कौन सा होता है, कौन से महीने में हम काटना शुरू कर देते हैं खरीफ की फसलों को। तो काटने का जो समय होता है वो होता है आपका सितंबर अक्टूबर। सितंबर के लास्ट में और अक्टूबर के शुरुआत में हम कर देते हैं फारिग खेतों को, खरीफ की फसलें काट चुके होते हैं। ठीक है बच्चों, आपसे कोई पूछ ले कि इन फसलों को हम अन्य किस नाम से पुकारते हैं, इन फसलों को सावनी फसलें कहा जाता है। सावनी फसलें इन्हें कहा जाता है। कौन सी फसलें मेरे भाई, इनको हम सावनी फसलों के नाम से जानते हैं। आपसे पूछ ले उदाहरण, एग्जाम्पल दीजिएगा। उदाहरण में बच्चों याद रखिएगा, कॉटन यानी कपास, पैडी यानी धान या चावल भी बोल देंगे, क्योंकि धान से छिलका उतरेगा तो वो चावल बनेगा।
या मेरे दोस्त शुगर केन, गन्ना, ग्राउंड नट, मूंगफली। ग्राउंड नट को क्या बोल देंगे हम? मूंगफली बोल देंगे। तो मूंगफली भी कैसी फसल होगी? खरीफ की फसल होगी। बिल्कुल। बाजरा, मक्का, ठीक है। उसके बाद तिलहन, शक्करकंद, और कौन सी फसलें होती है बच्चों खरीफ की? धान, कपास, गन्ना, मक्का, बाजरा, मूंगफली, तिलहन, शक्करकंद। ये सारी की सारी आपकी कैसी फसलें होंगी? खरीफ की फसलें होंगी, ठीक है। खरीफ की फसलों के बाद तीसरा जो टाइप होगा बच्चों वो होगा जायद क्रॉप्स। इनको हम बोलेंगे जायद फसलें। अब देखिएगा, यहां पर हम खरीफ की फसलों को बच्चों बो रहे हैं जून जुलाई में, और इससे पहले हमने रबी की फसलों को जो काटा था वो कौन से महीने में काटा था बच्चों? मार्च अप्रैल में। तो अप्रैल से लेके जून के बीच जो ये छोटा सा टाइम पीरियड हमें मिला, इस दौरान मेरे दोस्त जिन फसलों को हम बोएंगे उन फसलों को हम जायद फसलें बोलेंगे। क्या बोलेंगे? जायद फसलें। तो जायद फसलें जो बोई जाती हैं वो कब बोई जाती हैं बच्चों? तो हम बोलेंगे कि जो रबी की फसल हमने काटी थी, रबी की फसल काटने और मेरे दोस्त खरीफ की फसलों को जब हमने बोया, खरीफ की फसल बोने के दौरान या हम बोलेंगे रबी की फसल बोने से पहले, अल्प का मतलब होता है बेटा कम, कम समय में उगाए जाने वाली फसलें। ये आपकी क्या हो जाएंगी? जायद फसलें हो जाएंगी, ठीक है। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि रबी और खरीफ के मध्यवर्ती समय में बोए जाने वाली फसलें, ऐसा भी बोल सकते हैं। कि रबी व खरीफ फसलों के मध्यवर्ती समय में समय में उगाए जाने वाली बच्चों ये क्या होती हैं? फसलें होती हैं। अब उदाहरण से अच्छे से समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल से मेरे दोस्त अच्छे से समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल आप लोग बताओगे एक दो मेरे को कि कौन कौन सी होती हैं ये? मेरे दोस्त हम बात करेंगे एग्जाम्पल में, तो याद रखिएगा वाटरमेलन यानी कि तरबूज। तरबूज आपसे पूछा जाएगा कैसी फसल है, तो आप बोलेंगे एक जायद फसल है। तरबूज के बाद खरबूजा बच्चों, टमाटर, ककड़ी, खीरा इत्यादि। और भी बहुत सारे हैं लेकिन ये मुख्य हैं बच्चों। यहां पर जो हमने टमाटर पढ़ा ना, टमाटर, तो याद रखना है कि टमाटर जो है मेरे दोस्त ये सब्जी नहीं बल्कि क्या होगा? फल होगा।
खरीदते इसको हम सब्जी वाले से हैं, लेकिन मेरे दोस्त इसके जो गुण है ना, इसकी जो करेक्टरिस्टिक है वो फलों जैसी है, इसीलिए इसको फलों की कैटेगरी में रखा गया है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टमाटर जो है मेरे दोस्त, ये सब्जी वाले से जरूर खरीदते हैं, लेकिन इसको सब्जी में काउंट नहीं करेंगे, वेजिटेबल्स में काउंट नहीं करेंगे, इसको हम फलों के अंदर काउंट करेंगे। किसके अंदर काउंट करेंगे? फलों के अंदर हम इसे काउंट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताए हैं, ये आपकी जायद फसलें होंगी। क्या होंगी? जायद फसलें होंगी। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हम बात करेंगे फसलों के वर्गीकरण के बारे में। फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें मेरे दोस्त एक तो आपको याद रख लेना है नकदी फसल। कुछ फसलों के नाम आपको मैं बता रहा हूं, आपसे पूछा जाएगा ये किस प्रकार की फसल है, तो नकदी फसल याद रखना। नकदी का मतलब क्या होता है? जिन फसलों को उगाया जाता है व्यापार के उद्देश्य से, उनको हम नकदी बोलेंगे। यानी कि खेतों से निकालने के बाद उसको हम बाजार में बेचने चलेंगे और बच्चों उसके बदले अपने को पैसा मिलेगा, है ना। तो व्यापार हेतु उगाए जाने वाली फसलें होती हैं ये। एक दो एग्जाम्पल आप साथ के साथ दीजिएगा, सारे के सारे किसान परिवारों से आने वाले बच्चे हो तुम। ठीक है, तो बेटा नकदी फसलों के जो एग्जाम्पल होंगे वो कौन से होंगे आपके? नकदी फसलों में सर हम काउंट करेंगे एक तो कॉटन को, कपास को, बिल्कुल कॉटन यानी कि कपास आपकी नकदी फसल होगी दोस्त। उसके बाद शुगर केन, यानी कि गन्ना, गन्ना आपकी नकदी फसल होगी। इसके अलावा मेरे बच्चों जूट, जिसको हम पटसन भी बोल देंगे, ये भी आपकी क्या होगी? नकदी फसल होगी। तंबाकू, बिल्कुल बच्चों तंबाकू, तंबाकू भी आपकी क्या होगी बच्चों? कैश क्रॉप होगी, नकदी फसल होगी। दान, दान नहीं होगी दोस्त। ठीक है, दान का जो हम उत्पादन करते हैं ना, वो तो खाने के लिए करते हैं, और भारत में सबसे ज्यादा जो खाने वाली फसल उगाई जाती है वो दान ही तो है। अब दान को तो हम मार्केट में बेचते हैं मजबूरी के कारण, लेकिन दान को उगाया बच्चों खाने के लिए जाता है, ना कि व्यापार के लिए। ठीक है, तो कैश क्रॉप के बाद बच्चों हम बात करेंगे नेक्स्ट फूड क्रॉप्स, यानी कि मेरे दोस्त खाद्यान्न फसलें। बच्चों सर्दी बहुत ज्यादा है, हाथ नहीं चल रहे। ठीक है, बहुत सर्दी है और हाथ नहीं चल रहे हैं, फिर भी लिख रहा हूं तुम लोगों के लिए। खाद्यान्न फसलें बच्चों, जिनको उगाया जाता है खाने के उद्देश्य से, और इसके उदाहरण जो होंगे वो क्या होंगे? राइस यानी कि चावल। ठीक है, इसके बाद वीट यानी गेहूं, गेहूं। ठीक है, ये मुख्य दो हमारी खाद्यान्न फसल है बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे नेक्स्ट, जो चारा हमें प्रदान करती हैं वो कौन सी फसलें? चारा प्रदान करने वाली फसलें। ठीक है, चारा प्रदान करने वाली फसलों में बच्चों बरसीम, जवार, नेपियर घास,
ये आपको ध्यान रखना है, चारा प्रदान करने वाली आपकी क्या होंगी, फसलें होंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहां पर कल्चर। कल्चर यानी कि हम कृषि विधियों का जिक्र करेंगे। कल्चर यानी कि कृषि विधियां। ठीक है बच्चों, हम बहुत सारे ढंग से अलग अलग खेतीबाड़ी से जुड़े हुए क्षेत्र में काम करते हैं, और जिस तरीके से हम काम करेंगे बच्चों उसको हम कल्चर बोलते हैं। जैसे मैं आप लोगों से यहां पर पूछूं कि भाई एग्रीकल्चर क्या होता है, सबसे पहले ही मैं बात कर रहा हूं एग्रीकल्चर क्या होता है। तो आप लोग बोलोगे कि सर एग्रीकल्चर का मतलब होता है भूमि की जुताई करना, कल्टीवेशन ऑफ लैंड इसे बोलते हैं। तो भूमि की जुताई करना आपका क्या कहलाता है, कल्टीवेशन ऑफ लैंड मेरे दोस्त एग्रीकल्चर कहलाता है। एग्रीकल्चर के बाद हम बात करेंगे यहां पर एपीकल्चर। और आपसे पूछ ले कि एपीकल्चर क्या होता है, तो आपको बोलना है बी कीपिंग, यानी कि मधुमक्खी पालन करना। आपने देखा होगा ना कि लोग शहद के लिए मधुमक्खियों के जो बॉक्स हैं वो खेतों में रखते हैं। तो बच्चों मधुमक्खी का जब हम पालन करते हैं तो मधुमक्खी पालन करना आपका एपीकल्चर कहलाएगा, या हम इसे बोलेंगे बी कीपिंग। ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों मेरीकल्चर। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई मेरीकल्चर क्या होता है, तो मेरे दोस्त समुद्री जीवों का पालन करना। समुद्री जीवों का पालन करना आपका क्या कहलाता है, मेरीकल्चर कहलाता है। ठीक है, मेरीकल्चर कहलाता है। इसके बाद मेरे दोस्त बात करेंगे हम नेक्स्ट, कीजिएगा एक बार फटाफट नोट कीजिएगा, फास्ट पढ़ाइएगा बेटा। सर्दी पता है कितनी है, तुम तो रजाई के अंदर बैठे बैठे बस एक बात बोल रहे हो, फास्ट पढ़ाइएगा। लिखना भी तो होता है मेरे को, जब मैं फास्ट पढ़ाऊंगा फिर तू बोलेगा कि आराम से पढ़ाओ, क्योंकि जिस स्पीड से मैं फिर चलूंगा ना, क्योंकि लिखते हुए जब हम पढ़ाते हैं तो स्लो पढ़ाया जाता है। अभी एक बार लिखो कॉपी के ऊपर, तुम लिखते थोड़ी हो, तुम्हें तो सारी की सारी चीजें मिल रही हैं। हाँ सब कुछ लिखा हुआ मिल रहा है। RWA बच्चे जो है ना RWA के ऊपर बहुत मजे मजे में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि यहाँ लिखना तुम्हें पड़ता नहीं है, क्योंकि भाई साहब आपके लिए इतनी सुविधा सर ने कर रखी है बस पूछो मत, कि लिखा हुआ सेम टू सेम डिट्टो मिल रहा है, फिर क्लास नोट्स तुम्हें मिल रहे हैं, है ना। तो टीचर मेहनत कर रहे हैं तुम लोगों के लिए ज्यादा, बस तुम तो यहाँ एक ही कमेंट लिखते हो, फास्ट पढ़ाओ बेटा। तुम लिख के तो देखो साथ के साथ मेरे एक बार। उसके बाद आपको ध्यान रखना है सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर का मतलब होता है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, यानी कि वनों का संरक्षण करना, पेड़ पौधे लगाकर उनकी देखभाल करना बच्चों वनों का संरक्षण कहलाता है। वनों का संरक्षण करना कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है, सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के बाद बेटा आपको याद रखना है फ्लोरिकल्चर।
तो फ्लोरिकल्चर क्या होगा? फूलों की खेती करना, फार्मिंग ऑफ फ्लावर्स। तो मेरे दोस्त फूलों की खेती करना, फार्मिंग ऑफ फ्लावर आपका क्या हो जाएगा? फ्लोरिकल्चर हो जाएगा। फ्लोरी के बाद बेटा ओलेरिकल्चर। और ओलेरी से सेंस आ रही है ऑयल की, और ऑयल में हम क्या बनाते हैं? सब्जियां। तो फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल, है ना, सब्जियों की खेती करना। तो ओलेरी कल्चर का मतलब हो जाएगा दोस्त सब्जियों की खेती करना, या फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल हम बोल देंगे। फार्मिंग ऑफ वेजिटेबल, ठीक है। ओलेरी कल्चर के बाद हम बात करेंगे पोमोकल्चर। पोमोग्रेनेट क्या होता है बच्चों? पोमोग्रेनेट होता है सर अनार। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई फलों की खेती करना क्या कहलाता है दोस्त, तो आपको बोलना है पोमोकल्चर कहलाता है। फलों की खेती करना पोमोकल्चर कहलाएगा। ठीक है, यानी कि फार्मिंग ऑफ फ्रूट्स हम बोल देंगे। नेक्स्ट है मेरे दोस्त हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, हॉर्टिकल्चर बागवानी मेरे दोस्त, बागवानी से संबंधित है। बागवानी से संबंधित है हॉर्टिकल्चर, जिसमें हम सब्जियों के बाग लगाते हैं, फलों के बाग लगाते हैं, फूलों के बाग हम लगाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों पीसी कल्चर। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर का मतलब क्या होगा? मत्स्य पालन करना। जब हम मछलियों को पालते हैं दोस्त, तो मत्स्य पालन करना आपका पीसी कल्चर कहलाता है। नेक्स्ट आपको यहां पर कल्चर में याद रखना है, और कौन सा कल्चर हमारा रह गया बच्चों? वर्मी कल्चर। बड़ा इंपॉर्टेंट है जैविक खेती के लिए मेरे दोस्त, वर्मी कल्चर हम करते हैं। क्योंकि जब हम वर्मी कल्चर करेंगे तो हमें वर्मी कंपोस्ट खाद मेरे दोस्त तैयार मिलेगा। और इस वर्मी कंपोस्ट को तैयार करते हैं केंचुए। तो केंचुआ पालन करना, केंचुआ पालन करना आपका क्या कहलाता है? वर्मी कल्चर कहलाता है। वर्मी कल्चर के बाद हम बात करते हैं हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रा का मतलब क्या होता है दोस्त? जल। और हम बात करें कि जल में पौधे उगाना क्या कहलाता है? जल में पौधे उगाना
या हम ऐसे भी बोल सकते हैं बिना मिट्टी पौधे उगाना। जल में पौधे उगाना या बिना मिट्टी पौधे उगाना मेरे भाई क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोपोनिक्स कहलाएगा। हाँ, सेरीकल्चर है सर, सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर का मतलब क्या होता है बच्चों? रेशम कीट पालना। ठीक है, तो यहां पर हम सेरीकल्चर भी पढ़ेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है सेरीकल्चर। और सेरीकल्चर का मतलब है रेशम कीट पालना। ठीक है बच्चों, यहां से हमें रेशा मिलेगा, फाइबर मिलेगा, फाइबर। रेशा मिलेगा। ठीक है ना? और हम बात करेंगे जिन कीटों से हमें रेशा मिलता है बेटा, उन कीटों को हम क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। तो जो कीट हमें रेशा प्रदान करते हैं, तो रेशम के कीटों को हम कोकून बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोकून बोलते हैं। कीजिएगा फटाफट नोट। तुम्हारे वहां सर्दी कैसी है बच्चों? जहां जहां से आप लोग जुड़े हुए हो, तो आपके वहां सर्दी कैसी है? सर जी, जयपुर में खतरनाक ठंड है बेटा, हरियाणा में भी ऐसी है। हरियाणा में भी खतरनाक है। चलेगा। बहुत अच्छी है ना? बिहार में नहीं है ठंड? क्या बात है, बिहार में सूर्य देवता निकले हुए हैं। चलेगा बच्चों, एक और यहां पर हमारा बसता है एरोपोर्टिक। 13 नंबर पे हम एरोपोर्टिक। एरोपोर्टिक का मतलब क्या है? एयर से हमें यहां सेंस मिल रही है, एयर की। एरोपोर्टिक से एयर की सेंस आ रही है। तो बच्चों, एयर का मतलब हवा है, हवा में पौधे उगाना। तो ये जो बड़े बड़े शहरों में अमीर लोग हैं ना, ये क्या करते हैं? ये बच्चों अपने घरों की छतों के ऊपर गार्डन तैयार कर लेते हैं, बगीचे तैयार कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास पैसा हो जाता है ज्यादा। तो बच्चों, ये फिर प्रकृति के नजदीक जाना चाहते हैं, पेड़ पौधे लगाना चाहते हैं, लेकिन वहां जमीन है ही नहीं। वहां तो मेरे दोस्त क्या है, भीड़ ज्यादा है, फ्लोर पे फ्लोर है। तो फिर रूफ के ऊपर जाके, छत के ऊपर जाके बच्चों जो ये पौधे लगाते हैं, बगीचे वगैरह तैयार करते हैं, तो ऐसी विधि को हम एरोपोर्टिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एरोपोर्टिक हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ कल्चर 12-13 मैंने बताए, ये याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं एग्रीकल्चरल रिवॉल्यूशन।
यानी कि कृषि क्रांतियां। कृषि क्रांतियां, ठीक है। बच्चों हम बात करेंगे सबसे पहली जो क्रांति हुई वो खाने वाली फसलों को लेकर हुई थी, और खाने वाली फसलों को लेकर जो क्रांति हुई उसको हमने बोल दिया ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब रिवॉल्यूशन का मतलब क्रांति है, और क्रांति शब्द बच्चों जब हम बोलते हैं तो दिमाग में तीर बाले तलवार गोला बारूद बंदूक ये घूमना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमने क्रांति जो आज तक सुनी है बच्चों वो 1857 की क्रांति सुनी है ना। तो जब भी क्रांति का बच्चों जिक्र होगा तो दिमाग में सबसे पहले गोला बारूद तीर तलवार, ठीक है बच्चों, ये घूमेंगे। लेकिन खेती बाड़ी में बंदूक तीर तलवार तोप का कोई भी काम नहीं है। खेती बाड़ी के अंदर मेरे दोस्त क्रांति का मतलब होता है किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं, जो एफर्ट किए जाते हैं, वो एफर्ट कौन करेगा बच्चों? सरकार करेगी, क्योंकि सरकार जो है वो किसानों को बहुत अच्छे अच्छे गुणवत्ता वाले बीज तैयार करके देगी, और उन बीजों को बच्चों जब किसान अपने खेत में बोएगा, जम के मेहनत करेगा, तो फिर एक छोटे से क्षेत्र में उस बीज की गुणवत्ता के कारण बड़ी मात्रा में अनाज का उत्पादन होगा, और बच्चों इसी को हम खेतीबाड़ी में क्रांति बोलते हैं। तो किसी भी फसल की पैदावार को बढ़ाने के लिए सरकारों के द्वारा बच्चों जो प्रयास किए जाते हैं ना, उन्हीं एफर्ट को, उन्हीं प्रयासों को हम क्या बोलते हैं? यहां क्रांति बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले प्रयास किए गए बच्चों खाए जाने वाली फसलों को लेकर, क्योंकि जब हमारा पेट नहीं भरेगा तो बच्चों हम बाकी काम तो कर ही नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो बच्चों खाने वाला जो अनाज है ना उसकी अपने को हमेशा पूर्ति करके रखनी पड़ेगी, क्योंकि डे बाय डे जनसंख्या तो बढ़ रही है, अब जनसंख्या के साथ जमीन घट रही है। तो जमीन घट रही है तो उसी जमीन के अंदर बड़ी जनसंख्या का यदि अपने को पेट भरना है तो हमें बीजों की गुणवत्ता में सुधार लाना होगा। और आज आप देखते हैं कि भाई छोटे से छोटा जो खेत है ना उसके अंदर बड़ी से बड़ी मात्रा में अनाज उत्पादित होना शुरू हो चुका है, क्योंकि इन्हीं एफर्ट को हम यहां ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से जानेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि हरित क्रांति ये शब्द दिया किसने है। सबसे पहला पॉइंट है कि कौन वो व्यक्ति था जिसके मुंह से ये शब्द निकला था। तो हरित क्रांति शब्द दिया किसने बच्चों? तो हम बोलेंगे हरित क्रांति शब्द दिया विलियम गॉड ने। तो मेरे दोस्त ये हरित क्रांति शब्द दुनिया को किसने दिया है? विलियम गॉड ने दिया है। विलियम गॉड के द्वारा, ठीक है। बच्चों आपसे पूछ लिया जाए कि इस क्रांति का जो संबंध है, रिलेशन है, वो किससे है, ये किससे रिलेटेड है क्रांति? तो संबंध आप बोलेंगे बच्चों फूड ग्रेन से, यानी कि खाद्यान्न अनाज से, खाए जाने वाले अनाज से बच्चों संबंधित है, ठीक है। हम बात करेंगे इस हरित क्रांति में सबसे पहले कौन सी फसलों को शामिल किया गया। तो सबसे पहले शामिल जो फसलें होंगी वो बच्चों गेहूं और चावल, यानी कि वीट एंड राइस, गेहूं व चावल। तो गेहूं और चावल आपको ध्यान रखना है सबसे पहले शामिल किया गया। बच्चों हम बात करेंगे विश्व में इसकी शुरुआत किसने की थी। तो विश्व में सबसे पहले शुरुआत तो दोस्त विश्व में सबसे पहले जो शुरुआत की वो नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग ने, उसका नाम था नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग। तो विश्व में सबसे पहले शुरुआत नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग ने की थी। बेटा ये कहाँ के रहने वाले थे? यूएसए के रहने वाले थे, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। आपसे कोई पूछ ले कि विश्व में सबसे पहले शुरुआत हरित क्रांति की हुई कहां पर थी, तो आपको बोलना है मैक्सिको के अंदर।
तो विश्व में सबसे पहले शुरुआत कहाँ हुई थी बच्चों? मैक्सिको। ठीक है बच्चों, शुरुआत होने का मतलब है हाइब्रिड बीज को तैयार किया गया था। हाइब्रिड बीज तैयार किए गए थे। हाइब्रिड बीज ही आज खेतों में जब किसान लगाता है तो बच्चों अनाज का उत्पादन बड़ी मात्रा में होता है। ठीक है, आपसे कोई पूछ ले कि भारत के अंदर हरित क्रांति के जनक कौन है? फादर ऑफ ग्रेन रिवॉल्यूशन इन इंडिया। विश्व में तो जनक नॉर्मन एडवर्ड बोरलॉग हैं। तो बच्चों फादर ऑफ ग्रेन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो आपको बोलना है MS स्वामीनाथन। उनका नाम है मेरे दोस्त MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन। ठीक है, MS स्वामीनाथन। बच्चों हम बात करें तो भारत में यह हरित क्रांति शुरू कब हुई? भारत में पहली हरित क्रांति, फर्स्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन इन इंडिया, तो आप बोलेंगे 1966 से लेके 69 के बीच। 1966 से लेके 1969 के बीच पहली हरित क्रांति हुई। और बच्चों पहली हरित क्रांति का प्रभाव सबसे ज्यादा किसके ऊपर पड़ा? तो सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा था गेहूं की फसल पर। गेहूं की उत्पादकता बढ़ी थी बच्चों, गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, लेकिन चावल जो है ना वो स्थिर रहा था। चावल स्थिर रहा था। मेरे दोस्त हम बात करेंगे सफल कहां हुई ये? हरियाणा पंजाब में। क्योंकि हरियाणा और पंजाब के किसानों ने इतनी मेहनत बच्चों कर दी थी बीज अच्छी गुणवत्ता के देने के बाद कि ये क्षेत्रफल में छोटे होने के बावजूद बच्चों बड़े स्तर पर हरियाणा और पंजाब के किसानों ने अनाज उत्पादन करने का काम इस क्रांति के दौरान किया था। ठीक है, तो भारत में पहली हरित क्रांति 66 और 69 के बीच हुई थी। याद रखोगे बच्चों, जब पहली हरित क्रांति का प्रभाव गेहूं पर पड़ा और चावल की उत्पादन क्षमता नहीं बढ़ी, फिर चावल की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए बच्चों देश में दूसरी हरित क्रांति हुई थी। कौन सी? दूसरी हरित क्रांति हुई थी। समझ में आई बात? इतनी सी बातें कर लोगे? बताएगा एक बार फटाफट। ठीक है मेरे दोस्त, देश के अंदर गेहूं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए एक कार्यक्रम भी चलाया गया था, उसको हम बोलते हैं व्हीट रिफॉर्म प्रोजेक्ट, गेहूं सुधार कार्यक्रम। आपसे कोई पूछ ले कि गेहूं सुधार कार्यक्रम देश के अंदर कब चलाया गया था, तो व्हीट रिफॉर्म प्रोजेक्ट जो चलाया गया था गेहूं सुधार कार्यक्रम भाई वो 1965 के अंदर, 1965 के अंदर चलाया गया था। 1965 के अंदर गेहूं सुधार कार्यक्रम जो है वो चलाया गया था बच्चों। फिर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी स्थापित किया गया जिसको हम बोलते हैं केंद्रीय गेहूं, सेंट्रल व्हीट, केंद्रीय गेहूं व जो को बोलते हैं बार्ले अनुसंधान यानी रिसर्च, और संस्थान को बोलते हैं इंस्टीट्यूट। बेटा ये हरियाणा के अंदर करनाल में स्थापित किया गया था 1978 के अंदर। ठीक है, इसकी जो स्थापना है वो 1978 करनाल हरियाणा के अंदर की गई थी। कीजिएगा फटाफट नोट। हरित क्रांति के बाद बच्चों हम फिर बात करेंगे श्वेत क्रांति की, व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे। व्हाइट रिवॉल्यूशन को हम पढ़ेंगे, फटाफट नोट करने के बाद डन लिखिएगा।
चलेगा, डन है बेटा। हम बात करेंगे अब सेकंड जो रिवॉल्यूशन होगी वो व्हाइट रिवॉल्यूशन होगी, श्वेत क्रांति। व्हाइट रिवॉल्यूशन यानी कि श्वेत क्रांति। बच्चों श्वेत क्रांति का संबंध आपसे पहले पूछा जाएगा कि किससे है, तो आप बोलेंगे मिल्क प्रोडक्शन, दुग्ध उत्पादन से है। मिल्क प्रोडक्शन यानी कि दुग्ध उत्पादन से बच्चों ये संबंधित है। हुआ क्या था 1970 के अंदर, 1970 में एक कार्यक्रम चलाया गया था, ऑपरेशन फ्लड। एक कार्यक्रम मेरे दोस्त चलाया गया था जिसको हम बोलते हैं ऑपरेशन फ्लड। और ये कार्यक्रम जो शुरू किया था ये डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने शुरू किया था। डॉक्टर वर्गीज कुरियन केरला के रहने वाले थे बच्चों ये। तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा 1970 में एक कार्यक्रम मेरे दोस्त चलाया जाता है, दूध की उत्पादकता को बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। और इस 1970 में चले मिल्क प्रोडक्शन के लिए मेरे दोस्त, दूध उत्पादन के लिए ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम को ही आगे चल के नाम दे दिया गया व्हाइट रिवॉल्यूशन, श्वेत क्रांति। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा, क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि ऑपरेशन फ्लड जो कार्यक्रम है वो कब चलाया गया था, तो आप बोलेंगे 1970 के अंदर। आपसे पूछा जाएगा किसके द्वारा चलाया गया था, तो आप बोलेंगे डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा। और बच्चों इस कार्यक्रम को आगे चल के जब श्वेत क्रांति हम बोल रहे हैं तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन को ही क्या हम बोलेंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन बोलेंगे। श्वेत क्रांति का जनक किसे बोलेंगे मेरे दोस्त, डॉक्टर वर्गीज कुरियन को बोलेंगे, फादर ऑफ व्हाइट रिवॉल्यूशन। ठीक है मेरे दोस्त, ये जो वर्गीज कुरियन है इन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी भी खड़ी की। ये को फाउंडर हैं, सह संस्थापक हैं। अब तो मेरे दोस्त ये नहीं है हमारे बीच में, इनकी मृत्यु हो चुकी है ना। तो इन्होंने एक कंपनी को खड़ा किया और उस कंपनी को हम बोलते हैं अमूल, AMUL। अमूल दूध पीता है इंडिया, सुना होगा आपने। आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड इसकी फुल फॉर्म है। बेटा ये अमूल कंपनी के को फाउंडर हैं। अमूल कंपनी सबसे बड़ी आपकी डेयरी क्षेत्र की कंपनी है। और अमूल कंपनी का जो पहला प्लांट है वो गुजरात के आनंद नामक स्थान पर लगाया गया था। और आनंद नाम से ही बच्चों कंपनी का नाम शुरू होता है, आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। और आनंद नाम की जो जगह है वो कौन से स्टेट में है, गुजरात में। ठीक है, ये जो डॉक्टर वर्गीज कुरियन मैं आपको बता रहा हूं दोस्त, तो डॉक्टर वर्गीज कुरियन का जो जन्मदिन है वो 26 नवंबर का दिन है। 26 नवंबर जो है मेरे दोस्त वो इनका जन्मदिन है। और जन्मदिन के दिन ही भारत सरकार ने बच्चों 26 नवंबर का जो दिन है वो नेशनल मिल्क डे के रूप में मनाना स्टार्ट किया। नेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस। और आपसे कोई पूछ ले कि भाई इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है, तो बताओगे आप लोग इंटरनेशनल मिल्क डे कब मनाया जाता है दोस्त। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं हम, तो आपको बोलना है 1 जून को। कब मनाते हैं हम,
1 जून को, ठीक है ना। सर ग्रीन क्रांति का जनक, तो बेटा मैंने क्या लिखा है, मैंने भी तो यही लिखा है, नॉर्मन एडवर्ड बोरलाग, बोरलाग को ही तो लिखा है फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। वो तो हमने भारत में लिखा है, फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। अब ठीक है, ये जो MS स्वामीनाथन है इनको हम व्हीटमैन भी बोलते हैं बच्चों, व्हीटमैन ऑफ इंडिया। व्हीटमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है बच्चों, MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। चलेगा, अब हम यहां पे थे, आपको यह भी पता होगा कि दूध का रंग कैसा होता है दोस्त। सर जी दूध का रंग होता है सफेद और पीला। तो एक क्वेश्चन ये याद रख लेना कि दूध का रंग जो सफेद होता है वो किसके कारण होता है, तो दूध का रंग सफेद होता है केसिन के कारण। केसिन नाम का एलिमेंट होता है दोस्त। और दूध का रंग जो पीला होता है वो किसके कारण होता है, वो होता है कैरोटीन के कारण। कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। गुजरात आएगा भाई, गुजरात। ठीक है, तो आज के लिए इतना सा ही करें मेरे दोस्त, बाकी हम मिलेंगे कल की क्लास में, और कल की क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे और फिर बेटा स्टार्ट करेंगे हम नया टॉपिक। तो आपके 8-9 टॉपिक और पेंडिंग है, लगभग 10-15 दिन का सिलेबस, 15 दिन तो लग जाएंगे, 15 से 20 दिन। तो जनवरी के एंड तक बच्चों आपका सिलेबस हो जाएगा, जनवरी का एंड या फरवरी के स्टार्टिंग के वीक में, ठीक है। तो चलेगा, थैंक यू, बाय बाय, लव यू आप सभी को।